गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन रेजिस्टेंस। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक चीजें डिस्कस करते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, अगर इसको आप ओपन करें तो आप जो सर्किट देखेंगे अंदर, उस सर्किट में आपको कार्बन रेजिस्टेंस बहुत सारे नजर आते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेलीविजन में बहुत सारे कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं और वो कार्बन रेजिस्टेंस इस तरह से सिलेंड्रिकल नुमा होते हैं। अब इस कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि 4 कलरफुल रिंग्स होती है। इस तरह से ये 4 कलरफुल रिंग्स होती है। जैसे फर्स्ट रिंग ये है, सेकंड रिंग ये, थर्ड रिंग ये और फोर्थ रिंग ये हमने कंसीडर की। इन रिंग के अलग अलग कलर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो अब रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए एक टेबल है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए। ये हमें टेबल याद रखनी होती है, एग्जाम में गिवन नहीं होती। जैसे जो ब्लैक कलर है उसका नंबर 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3, येलो का 4। ठीक है, इस तरह से कलर है और ये उसका मल्टीप्लायर है। ब्लैक कलर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 0। अब नाउ इसका मतलब क्या होता है, जो ये पहली 2 रिंग होती है, ये जो भी रेजिस्टेंस होता है उसकी फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करती है। फर्स्ट 2 रिंग रिप्रेजेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करती है और जो थर्ड रिंग है वो उसके डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है। उसके डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है थर्ड रिंग। और फोर्थ रिंग क्या होती है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये आपको टेबल बनानी है, नोट करना है इसको, टेबल को याद होनी चाहिए। अब देखो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव रिंग है। सबसे पहले रिंग मान लो रेड है, दूसरी येलो है और थर्ड ग्रीन है और फोर्थ गोल्ड है। तो अब इन 4 रिंग को देखकर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, रिंग जो रेड है उसका नंबर कितना है, 2 है ना, तो पहला डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। और सेकंड रिंग का कलर जो है वो कौन सा है, येलो। येलो की वैल्यू कितनी है, 4, तो सेकंड डिजिट जो होगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ये हो जाएगा। तो पहली जो 2 रिंग है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर को बताती है, जो भी रेजिस्टेंस होता है उसका ओम में। फिर मल्टीप्लायर, नाउ थर्ड रिंग का कलर कौन सा है, ग्रीन है, और ग्रीन कौन से पर आ रहा है, 5, 10 की पावर 5। इसका मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 5, तो 24 into 10 की पावर 5। ये थर्ड रिंग का मतलब है। जो थर्ड रिंग हमें ग्रीन दे रखी है उसका नंबर है ग्रीन का 5 और थर्ड रिंग बताती है मल्टीप्लायर को, तो 10 की पावर 5 लिखेंगे। अब उसके बाद आता है फोर्थ रिंग का नंबर होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम इस तरह से लिखते हैं एरर प्लस माइनस, कितनी है। फोर्थ रिंग का कलर कौन सा है, गोल्ड, और गोल्ड का परसेंटेज कितना है, 5% है। गोल्ड वाली रिंग का परसेंटेज कितना है, 5%, तो इसको 5% लिखेंगे इस तरह से। तो ये अपना आंसर हो गया। जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है उसकी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेड पहली रिंग, जो वापस से देखो समझो, पहली 2 रिंग जो होती है फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस के इन ओम्स, और थर्ड रिंग रिप्रेजेंट करती है, जो थर्ड नंबर की रिंग है वो मल्टीप्लायर होती है डेसिमल का। जो थर्ड रिंग है वो डेसिमल में मल्टीप्लायर होती है। तो 10 की थर्ड रिंग हमारे पास गोल्ड है और गोल्ड का नंबर 5 है, तो यहां हो जाएगा 10 की पावर 5। और फोर्थ रिंग बताती है एरर को। एरर का मतलब टॉलरेंस, प्लस माइनस में होगी, प्लस भी हो सकता है। मतलब एक्चुअल में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतना वेरिएशन होता है, हो सकता है 5% के बराबर कम या ज्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू, इतना टॉलरेंस होता है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में जब रेजिस्टेंस बनता है तो एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पर बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत
बहुत ज़्यादा स्किल लेवल चाहिए, फिर भी 100% हम एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, उसमें सर्टेन टॉलरेंस रही जाती है, तो वो प्लस माइनस टॉलरेंस है। अब देखो इसके अलावा कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर आप देखते हो ना तो उसमें पहली तीन रिंग प्रेजेंट होती है, फोर्थ रिंग प्रेजेंट नहीं होती। अगर फोर्थ नंबर की रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो इसका मतलब फोर्थ रिंग का कलर कोई कलर नहीं है, और अगर कोई कलर नहीं होगा, फोर्थ रिंग एब्सेंट होगी, तो उस कंडीशन में जो टॉलरेंस होगी वो 20% नहीं है, तो टॉलरेंस विल बी कंसीडर एज 20%। क्लियर? अब देखो इसको याद रखने का तरीका, ये जो लाइन है इस लाइन को याद रखना क्योंकि डिफिकल्ट है, एग्जाम तक हम ये याद रख पाए कि ब्राउन कलर का 1 है, ब्लैक का 0 है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लें। देखो इसको याद रखने के लिए ये वाला वर्ड याद रखो, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, जो बीबी रॉय है वो ग्रेट ब्रिटेन से, एंड ये ग्रेट ब्रिटेन से जो बीबी रॉय है, हैव ए वेरी ग्रेट वाइफ, हैव ए वेरी गुड वाइफ, इसके पास एक बहुत अच्छी वाइफ है, तो ये इसको शॉर्ट देखो B4, ये पहला बी किसको स्टैंड करेगा, ब्लैक कलर, और सेकंड बी ब्राउन कलर को, और R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, और G4 ग्रीन, और ब्रिटेन का ब्लू, और बेरी का वॉयलेट, एंड गुड का ग्रे, एंड दिस वाइफ का व्हाइट कलर। तो इस तरह से हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो बी बी रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का हो जाएगा ग्रीन ब्लू कलर, वेरी वेरी फॉर वॉयलेट, वेरी गुड, गुड की जगह ग्रे कलर, एंड व्हाइट की जगह वाइट। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं कुछ और चीजें लिखाऊंगा। अब देखिए जो मैंने अभी बोला था कि हमें किसी भी रेजिस्टेंस की कोडिंग कैसे करनी होती है, उसमें 4 रिंग्स होती है अलग अलग कलर की, उसमें जो पहली 2 रिंग होती है वो जो भी उस का रेजिस्टेंस होता है ना, उस रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू उसको पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट 2 रिंग्स, तो फर्स्ट 2 बैंड और रिंग रिप्रेजेंट फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ohms, और जो थर्ड नंबर की रिंग है, जो थर्ड नंबर की रिंग है वो क्या से रिप्रेजेंट करती है, डेसिमल में मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे थर्ड रिंग का जो भी कलर है, मान लो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर स्टैंड फॉर 0, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 0 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब ये है। और फोर्थ रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, टॉलरेंस को, फोर्थ रिंग टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है, और अगर किसी रेजिस्टेंस में फोर्थ रिंग एब्सेंट हो तो हम उसकी टॉलरेंस 20% कंसीडर करेंगे। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक हम करते हैं बल्ब। बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें बहुत आती है और उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो बल्ब से रिलेटेड टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब देखो बल्ब में क्या होता है, एक मेटल का फिलामेंट होता है ये, और इसमें से हम करंट पास कराते हैं। तो फिलामेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होगी ना, I स्क्वायर इंटू आर के फॉर्मूले से। और अब देखो इस रेजिस्टेंस को, इस बल्ब को मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। अब बैटरी से जोड़ रखा है तो बैटरी के वोल्टेज पर V बराबर I इंटू आर भी होगा, ohms लॉ। तो ये बल्ब हमारी सारी कैलकुलेशन के लिए जस्ट एक रेजिस्टेंस है। बल्ब में एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉब्लम्स लगाने के लिए हम इस बल्ब को एक रेजिस्टेंस मानेंगे। अब देखो बल्ब जब ये फैक्ट्री में बनता है तो इसका फिलामेंट फिक्स हो जाता है। अगर मैं बैटरी का वोल्टेज अगर बढ़ाऊंगा तो बल्ब में फ्लो वाला करंट बढ़ेगा ना, लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो इस सर्किट में फ्लो वाला करंट बढ़ेगा, लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इट मींस if voltage increases then current increases। और देखो अगर वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट बढ़ेगा तो इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस में पावर भी बढ़ेगी, पावर भी इंक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब बल्ब अगर एक बार फैक्ट्री में बन जाता है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये बल्ब एक बार फैक्ट्री में बना, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ हमने स्विच लगा रखा है, अब ये मैं स्विच ऑन ही नहीं करूँ, ऑफ रखूँ। अगर ऑफ रखूंगा तो इस बल्ब के दोनों टर्मिनल के बीच में मैंने वोल्टेज लगाया नहीं, बैटरी जोड़ी नहीं, और बैटरी अगर नहीं जोड़ूंगा तो इसमें से करंट जीरो होगा। लेकिन करंट जीरो होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस थोड़ी जीरो होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस तो फिक्स है। आप बैटरी जोड़ो या मत जोड़ो, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। यही कंसेप्ट कहलाता है बल्ब रेटिंग। बल्ब रेटिंग से मतलब यह है कि अगर कोई भी बल्ब एक बार फैक्ट्री में बनता है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। और हमारे घरों में इंडिया में जितनी भी जगह इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सारी 220 वोल्ट पर आती है। जैसे हम मान लो 40 वाट का बल्ब बाजार से खरीद कर लाए, तो 40 वाट के बल्ब पर ये लिखा रहता है कि 40 वाट का बल्ब है, ये बल्ब 40 वाट के बराबर रोशनी देगा। लेकिन कब, जब इसके सिरों पर आप 220 वोल्ट की बैटरी से इस बल्ब को जोड़ोगे। अगर आपने 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़ा तो 40 वाट के बराबर रोशनी नहीं देगा। अगर 220 वोल्ट से कम जोड़ा तो 40 वाट से कम रोशनी देगा, 220 वोल्ट से ज्यादा जोड़ा तो 40 वाट से ज्यादा रोशनी देगा। तो 40 वाट का बल्ब जरूरी नहीं है 40 वाट के बराबर रोशनी दे, वो जरूरी तब होता है जब बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़े। रीजन यह है, हमें ये लिख रखा है हमारे इंडिया में जहां भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट पर आती है, इसमें सारे बल्ब 220 वोल्ट पर डिजाइन होते हैं। अब 220 वोल्ट पर अगर ये बल्ब डिजाइन हुआ है मान लो, तो इससे इसका बल्ब का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखो पावर का फॉर्मूला ये होता है ना V स्क्वायर अपॉन R भी होता है, तो यहां से R निकालूंगा तो V स्क्वायर अपॉन P। अब ये 220 का स्क्वायर अपॉन 40 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ये फिक्स होता है। इंडिया में जितने भी 40 वाट के बल्ब मिलते हैं ना, सबका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। 100 वाट का अलग होगा, अगर मैं 100 वाट का बल्ब लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। ये 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस है और 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 220 डिवाइडेड बाय 100। तो कितने भी वाट का बल्ब हो, हम जो एसी लाते हैं ना वो 1000 वाट का या 2000 वाट का लाते हैं, लेकिन वोल्टेज तो उस पर भी 220 वोल्ट पे ही काम करता है। तो 1000 वाट का या 2000 वाट का जो एसी है एयर कंडीशनर, वो भी 220 वोल्ट पर ही काम करता है। तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे घरों में होते हैं 220 वोल्ट उनके लिए फिक्स है। इसका मतलब एसी अगर हम फैक्ट्री में बना रहे हैं तो उस समय उसका रेजिस्टेंस फिक्स कर देंगे ना। अब हम उसको कहीं भी जोड़े, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, बाकी सब चीजें बदल सकती है। अब जैसे मान लो मैं एक बल्ब लाया 40 वाट का, बाजार से 40 वाट का बल्ब खरीद के लाया।
अब इस बल्ब में कितनी पावर होगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो बल्ब में ये जो बाजार से खरीद के लाया हूं इसका रेजिस्टेंस तो 40 वाट के हिसाब से डिसाइड हो गया ना। अब अगर इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने की जगह इस 40 वाट के बल्ब को मैं 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ूं, तो मैंने बेसिकली यहाँ 110 वोल्ट से जोड़ा लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अगर इस बल्ब के सिरों पर 220 वोल्ट लगाता तो वो रोशनी देता 40 वाट के बराबर। अब अगर 220 वोल्ट से कम लगाऊंगा तो रोशनी कम देगा ना, और मैंने 220 वोल्ट की जगह कितना कर दिया, आधा कर दिया। अब अगर इस फॉर्मूले से लिखकर बताओ वोल्टेज को अगर आधा करूंगा तो आधे का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी, P/4। मतलब 40/4 10 वाट के बल्ब के बराबर रोशनी देगा ये। अगर इस 40 वाट के बल्ब को मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा तो 40 वाट रोशनी देगा, लेकिन अगर इससे आधी पावर सप्लाई से जोड़ा 110 वोल्ट की सप्लाई से, तो ये बल्ब 40 वाट के बराबर रोशनी नहीं देगा, केवल 10 वाट के बराबर रोशनी देगा। क्योंकि बल्ब एक बार फैक्ट्री में बनता है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। तो 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस हमें नॉन है, फिक्स वैल्यू है, चाहे यहां वोल्टेज कुछ भी लगा लो, 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, वो फैक्ट्री में बना है। तो इसी तरह से अगर मान लो बल्ब के सिरों पर मैं वोल्टेज 220 वोल्ट इंटू 2 कर दूं, अब अगर इतना वोल्टेज लगाऊंगा तो बल्ब में जो पावर होगी वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 220 वोल्ट की जगह मैंने उस वोल्टेज को उससे डबल कर दिया, तो नई पावर बल्ब में क्या होगी, 2 का स्क्वायर इनटू ओरिजिनल पावर, तो 4 टाइम हो जाएगी। और 40 वाट का वो बल्ब ओरिजिनल में था तो 160 वाट के बराबर रोशनी देगा। तो बाजार से जो 40 वाट का बल्ब लाते हो वो 40 वाट से ज्यादा भी रोशनी दे सकता है, 160 वाट भी दे सकता है, 1000 वाट भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा हम उसको किस बैटरी से जोड़ रहे हैं। अब देखो इसको ऐसे समझो, अब देखो बाजार से हम ये दो बल्ब लेकर आए, दोनों 40-40 वाट के हैं, इस तरह से हमने सीरीज में एक 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। अब अगर दोनों को ऐसे सीरीज में 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ूंगा तो इस एक बल्ब के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आधा इसके होगा, टोटल 220 है तो इसके सिरों पर 110 वोल्ट लगेगा, इस पर भी 110 वोल्ट आएगा। अब अगर इस वाले बल्ब में 40 वाट के बराबर रोशनी तब देता ना जब इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, 220, लेकिन मैंने इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, 210 का 220 का आधा। तो अगर वोल्टेज आधा कर दिया, वोल्टेज आधा किया ना, तो आधे का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, तो पावर 1/4 हो जाएगी। तो ये पहला वाला बल्ब जो रोशनी देगा 10 वाट की देगा और दूसरा बल्ब भी 10 वाट की रोशनी देगा। तो दोनों, ये बल्ब भी 10 वाट की, ये बल्ब भी 10 वाट की, और दोनों मिलाकर टोटल रोशनी कितनी देंगे, टोटल पावर कितनी कंज्यूम करेंगे, 10 + 10 20 वाट। तो अगर इन दोनों बल्बों को मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो दोनों की पावर जो है 40 वाट की जगह इसकी पावर 10 वाट हो जाएगी, इसकी 10 और 10 और 10, टोटल दोनों बल्ब मिलाकर 20 वाट के बराबर रोशनी हमें देंगे। ये इसका मतलब हुआ। और देखो अब ये जो दो 40 वाट के बल्ब थे इनको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं 220 वोल्ट की से। अब अगर ये किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, पैरेलल में, यहां जोड़े थे सीरीज में, तो सीरीज में इस बल्ब में 10 वाट पावर आई थी, इसमें 10 वाट आई थी, दोनों में मिलाकर 20 वाट आई थी। अब अगर इन दोनों बल्बों को पैरेलल में जोड़ दूंगा तो पैरेलल में क्या
क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो यहाँ जितना वोल्टेज है V2 के सिरों पर भी 220 वोल्ट होगा, इसमें भी 220 वोल्ट होगा। अब अगर इसमें वोल्टेज 220 है तो इसमें तो रेटेड पावर 40 वाट ही कंज्यूम करेगा ना, तो P1 में भी 40 वाट होगी, P2 में भी 40 वाट पावर कंज्यूम होगी, तो टोटल पावर 80 वाट होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जितना बल्ब पे लिखा रहता है वही पावर कंज्यूम करता है, लेकिन सीरीज में वो कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि मेन कंसेप्ट क्या है, बल्ब के दोनों सिरों पर कितना वोल्टेज आ रहा है उस पर पावर अपनी डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। और हमारे घरों में जो बल्ब जुड़े होते हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब अगला केस आता है, इसको कर लें नोट। अब देखो, ये बल्ब जब फैक्ट्री में बनते हैं तो उनका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। जो पहला वाला बल्ब है 40 वाट का, मान लो उसका रेजिस्टेंस R1 है, और 100 वाट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस R2 है। तो बताओ R1 R2 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, V² अब जब फैक्ट्री में बल्ब बनते हैं तो हर बल्ब इस हिसाब से डिसाइड होता है, डिजाइन होता है कि उसको 220 वोल्ट पर काम करना है। तो दोनों बल्बों के लिए 220 तो सेम है ना वोल्टेज। अब दोनों बल्बों के लिए V अगर सेम है तो रेजिस्टेंस पावर के रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका मतलब जो ज्यादा वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसमें अब मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूं कि 40 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दूसरे बल्ब से। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, ये हमारा कंसेप्ट आएगा। अब ये कंसेप्ट आने के बाद देखिए, अब ये दो बल्ब में किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक 40 वाट का है, एक 100 वाट का है, और दोनों को 220 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ा। तो इसमें भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसमें भी 220 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला बल्ब 40 वाट के बराबर रोशनी कंज्यूम करेगा और ये 100 वाट के बराबर रोशनी कंज्यूम करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ऊपर वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है, नीचे वाले का R2 है, और R2 R1 से बड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, पावर कौन से बल्ब में ज्यादा हो रही है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन से बल्ब में ज्यादा पावर जनरेट होगी। तो देखो, ज्यादा पावर जनरेट कौन से बल्ब में होगी उसको समझने के लिए यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V सेम होता है ना। तो देखो, पावर का हमारा दो फॉर्मूला होता है, एक V²/R और एक होता है पावर इज इक्वल टू I²/R। अगर इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो पावर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, इस फॉर्मूले से देखते हैं तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मेरे पास R1 ग्रेटर देन है R2 से, R1 R2 से बड़ा है। तो R1 R2 से बड़ा है तो इस फॉर्मूले से देखूंगा तो पहले वाले बल्ब में पावर ज्यादा जनरेट होगी, और इस फॉर्मूले से देखूंगा तो पहले में पावर कम जनरेट होगी। तो हमें कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है, छोटे रेजिस्टेंस में पावर ज्यादा होगी या बड़े में। देखो, ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम हो। अगर दोनों रेजिस्टेंस भी, पावर का फॉर्मूला ये है, वोल्टेज अगर सेम होगा तो पावर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी। तो ये इससे कब कंपैरिजन करूंगा, मुझे ये पता करना है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है एक छोटा, किसमें पावर ज्यादा जनरेट हो रही है। तो पावर इस फॉर्मूले से आंसर अलग आएगा, इससे अलग आएगा।
तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम हो। जब दोनों में वोल्टेज अगर सेम होगा तो ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा, और ये एक्सप्रेशन तब यूज करूंगा क्योंकि करंट कांस्टेंट माना है तभी तो पावर, तो इसमें करंट जब दोनों रेजिस्टेंस में सेम होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर दो रेजिस्टेंस में करंट सेम है तो ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, और वोल्टेज सेम है तो ये एक्सप्रेशन। और वोल्टेज कौन से कॉम्बिनेशन में सेम होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर यहाँ ये दो बल्ब पैरेलल में जोड़े हैं तो इससे रिजल्ट लिखूंगा कि R1 रेजिस्टेंस, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस फॉर्मूले से उसमें पावर कम होगी। तो पैरेलल में तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में, फर्स्ट वाले बल्ब में पावर कम होगी, दूसरे में ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही दो बल्ब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसमें पावर ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा फर्स्ट बल्ब का है तो फर्स्ट बल्ब ज्यादा रोशनी देगा सीरीज में। तो सीरीज में जो सबसे कम वाट का बल्ब होता है ना वो सबसे ज्यादा रोशनी देता है, ये इसका मतलब है। क्लियर यहां तक? अब दूसरा कंसेप्ट, अब देखो यहाँ ये दो बल्ब है, इनका रेजिस्टेंस तो फिक्स है R1 R2, और मुझे पता है R1 इज ग्रेटर देन R2, ये पता है। और दोनों बल्ब मैंने सीरीज में जोड़ा है तो पावर किसमें ज्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें पावर ज्यादा होगी। मतलब जो कम वाट का बल्ब है ना, जो 40 वाट का है, कम वाट का, ये ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है, अब यहाँ जो बैटरी है इसमें से करंट जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बैटरी है ना इसका वोल्टेज मैं बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। अगर इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इस सर्किट में करंट बढ़ेगा, और अगर इस सर्किट में करंट बढ़ा तो दोनों बल्बों में पावर बढ़ेगी, I स्क्वायर R से, R तो फिक्स है। अब दोनों बल्बों में पावर बढ़ रही है और दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों में करंट सेम है। और कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? P1, कम वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। अब ये ज्यादा रोशनी देगा, यहाँ इसका फिलामेंट गर्म होगा, ज्यादा हीट एमिट करेगा, तो ये जो इसका कवच है जल्दी ज्यादा गर्म होगा ना, तो जो बल्ब कम वाट का है वो ज्यादा हीट दे रहा है, तो इस बल्ब पे कांच के टूटने के पहले चांसेस हैं। या हम ये कहें कि इस बल्ब के फिलामेंट में से ज्यादा हीट डेवलप हो रही है तो ये फिलामेंट मेल्ट होकर टूटने के चांसेस है। भाई बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर एक मेटल का फिलामेंट होता है उसमें से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको, हीट प्रोड्यूस होने से फिलामेंट गर्म हो जाता है, और अगर वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा चला जाता है तो मेल्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज होना। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब इसमें से एक सर्टेन लिमिट से करंट ज्यादा, और ये ज्यादा गर्म होगा क्योंकि इसमें पावर ज्यादा जनरेट हो रही है कंपैरेटिव टू सेकंड बल्ब। तो अगर हम इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे और ये दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े होंगे तो पहले कम वाट का बल्ब फ्यूज होने के ज्यादा चांसेस होंगे कंपैरेटिव टू हाई वोल्ट पावर बल्ब। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे।